हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न एवं बाह्य प्रयत्न। हमने यूपी टेट 2023 के लिए अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप भी अपनी तैयारी को अभी से बेहतर करें, जिससे आपका यूपी टेट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक, तो आपके लिए एक मोटिवेशनल क्विट्स मैं आपके लिए बताती हूँ, ध्यान से सुनना। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिल जाती है। ठीक, तो आप अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद बनाएंगे और आप जिस मार्ग पर चलेंगे उसे ही अपनाते रहेंगे और आप उसी मार्ग पर एक न एक दिन चलते चलते मंजिल को पा लेंगे। तो चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए, फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रयत्न के बारे में जानते हैं। प्रयत्न क्या होते हैं? प्रयत्न होते हैं वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को हम प्रयत्न कहते हैं। जैसे प्रयत्न किस तरीके का होता है? हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, किससे करते हैं? कंठ से करते हैं, तालु से करते हैं, मूर्धा से करते हैं, दंत से करते हैं, ओष्ठ से करते हैं। हमने इनके बारे में कल वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ा था। तो अब हम बात करते हैं प्रयत्न की। प्रयत्न का मतलब होता है वर्णों का उच्चारण करने की चेष्टा को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। ठीक, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? अभ्यांतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। बात क्लियर? आपको याद रखने हैं, प्रयत्न दो होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम, सबसे पहला आता है हमारा अभ्यांतर प्रयत्न। चलिए, अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है? अभ्यांतर प्रयत्न का अर्थ है अभ्यांतर प्रयत्न का अर्थ है जो वर्णों का, ये गलत हो गया यहाँ पे, मिसप्रिंट है। जो वर्णों का उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। नहीं समझ पाए? देखो, अभ्यांतर प्रयत्न का अर्थ होता है, क्या होता है अर्थ? कि जो वर्णों का उच्चारण होता है, उच्चारण के पूर्व, उच्चारण करने से पहले हम मुख के अंदर उन वर्णों का प्रयत्न करते हैं। यानी कि हम उन वर्णों का उच्चारण करते हैं अपने मुख के अंदर, तो वह क्या कहलाता है? हमारा अभ्यांतर प्रयत्न कहलाता है। बात क्लियर? चलिए, अभ्यांतर प्रयत्न होते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं? तो अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से ये, कि अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और यह यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, यूपी टेट में आपका यह पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि अभ्यांतर प्रयत्न होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा स्पष्ट। ठीक, दूसरा होता है ईसत स्पष्ट, तीसरा विव्रत, फोर्थ आता है हमारा ईसत विव्रत। ठीक, और
फिफ्थ आता है सम्रत। कौन कौन से होते हैं? स्पष्ट, स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, विव्रत, ईसत विव्रत और सम्रत। ठीक, देखो स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, विव्रत, ईसत विव्रत और सम्रत। ठीक, चलिए अब हम इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि स्पष्ट क्या होता है, ईसत स्पष्ट क्या होता है, विव्रत क्या होता है। तो चलिए जानते हैं इनके विषय में। अब बात करते हैं स्पष्ट की। स्पष्ट क्या होता है? स्पष्ट इस अभ्यंतर प्रयत्न में जो स्पष्ट प्रयत्न होता है, इसमें क्या होता है कि जीहा, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। ठीक, उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। क्या स्पर्श करती है? हमारी जीहा, यानी कि हमारी जीभ है, हमारी जो जीभ है वह तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती, यानी कि छूती हुई, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। ठीक, स्पष्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है? क से म तक के वर्ण आते हैं। सॉरी, गलत हो गया यहाँ से। जो तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ होते हैं और इसमें कंठ आ जाता है हमारा, तो इनको हम क्या कहते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को हम क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसमें स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श वर्णों की संख्या होती है 25। ठीक, इसमें क से लेकर म वर्ण तक इसमें वर्ण आती हैं। बात क्लियर? स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम, इसका सूत्र है स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। ठीक, स्पष्ट में क्या होता है कि क से म वर्ग, क से प वर्ग तक के इसमें आते हैं, यानी कि क से म तक टोटल 25 वर्ण होते हैं। ठीक, इसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इनके बारे में आता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पष्ट कहते हैं। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ईसत स्पष्ट की। ईसत स्पष्ट, इनका अर्थ होता है थोड़ा स्पर्श या छुआ हुआ, यानी कि थोड़ा सा स्पष्ट या थोड़ा सा छुआ हुआ। ठीक, इस प्रयत्न में जीहा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। इसमें वर्ण आते हैं यर, लव और इसमें यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ वर्ण आते हैं। ठीक, यण प्रत्याहार के अंतर्गत अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं हमारे? यर, ल और व। ठीक, चलिए विव्रत की बात करते हैं। विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ। विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ। इनमें उच्चारण में मुख खोलना पड़ता है। इनके उच्चारण के लिए क्या करना पड़ता है? मुख खोलना पड़ता है। यह प्रयत्न स्वरों का है। यह किसका प्रयत्न है? विव्रत है, वह स्वरों का प्रयत्न है। इसमें क्या होता है कि उच्चारण करने में मुख खोलना पड़ता है। ठीक, अब बात करते हैं ईसत विव्रत की। ईसत विव्रत, ईसत विव्रत का अर्थ होता है थोड़ा या थोड़ा खुला हुआ। ईसत विव्रत का अर्थ होता है थोड़ा खुला हुआ। ठीक, इसमें जीहा को थोड़ा कम उठाना पड़ता है और इसमें सल वर्ण आते हैं। सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो श, स, श, ह। ठीक, इसमें यह वर्ण आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। ठीक, ईसत विव्रत होते हैं। इनका अर्थ होता है थोड़ा या खुला हुआ, थोड़ा खुला हुआ। ठीक, जिनमें जीहा वर्णों को थोड़ा कम उठाना पड़ता है। जैसे इसमें आते हैं सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? श, स, श, ह।
ठीक, इनको हम ऊष्म वर्ण कहते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, ईसत विवृत होते हैं। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। समृद्ध की बात करते हैं। समृद्ध का अर्थ होता है ढका हुआ। समृद्ध का अर्थ होता है ढका हुआ या बंद। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। प्रयोग करने या अर्थात उच्चारण अवस्था में ह्रस्व अ का प्रयत्न समृद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि इनका अर्थ होता है ढका हुआ या बंद। ठीक, वायु मार्ग बंद रहता है। इसमें समृद्ध में वायु मार्ग है वह बंद रहता है। प्रयोग करने पर अ का प्रयत्न समृद्ध होता है। प्रयोग करने पर क्या होता है, इसका उच्चारण ह्रस्व अ आता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बाहा प्रयत्न की। आपको यह पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। ठीक, अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना है कि 5 प्रकार का होता है। सिर्फ यही से क्वेश्चन बनता है और यह पूछ लेगा आपसे प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताने हैं 2 प्रकार के, और अभ्यंतर प्रयत्न पूछेगा तो बताने हैं 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की। बाह्य प्रयत्न के बारे में पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताने हैं 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। बात क्लियर। चलिए, बाह्य प्रयत्न मुख जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस उच्चारण की चेष्टा होती है। यानी कि उस समय क्या होता है कि उच्चारण की चेष्टा होती है जब मुख से बाहर निकलने लगते हैं वर्ण। ठीक, अभ्यंतर प्रयत्न में क्या था कि मुख के अंदर थे, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक, अब यह क्या है, बाह्य प्रयत्न में मुख के अंदर। ठीक, बाह्य प्रयत्न चेष्टा कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो 11 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा विवार, दूसरा होता है शवार, और तीसरा होता है श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत और स्वरित। बात क्लियर। कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। ठीक, आपको याद रखने हैं कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के। कौन कौन से, विवार, समार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत और स्वरित। बात क्लियर। चलिए, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक, तो आप टेलीग्राम से एक बार ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं व्यवहार श्वास के बारे में। ठीक, व्यवहार श्वास और अघोष के विषय में। इसमें खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ख, फ, छ, ठ, थ, चट, त और कप, श, श। ठीक, यह हमारे खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। वर्णों का उच्चारण बाह्य प्रयत्न व्यवहार स्वर या अघोष होगा। इन वर्णों का जो प्रयत्न होगा, बाह्य प्रयत्न होगा, वह क्या होगा, व्यवहार श्वास अघोष होगा। किनका, खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं। बात क्लियर। खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उन वर्णों का जो उच्चारण है वह क्या कहलाएगा, व्यवहार श्वास अघोष होगा। ठीक, आपने प्रयत्न के विषय में नहीं पढ़ा है कि प्रत्याहार क्या होते हैं, तो आप इससे पहले एक वीडियो थी उसे देख लेना, तो आपके प्रत्याहार क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या होते हैं प्रत्याहार। ठीक, चलिए अब बात करते हैं समार, नाद, घोष की। इसमें हस प्रत्याहार के अंतर्गत ह, य, वर, लज और अञ, म, अञ, न, झ, भ, गड़, ध, जब, गड़, द। ठीक है, यह आते हैं। ठीक, हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आपको यह पता होने चाहिए। प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, समार, नाद, घोष कहते हैं। ठीक,
कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण का अर्थ होता है थोड़ा या कम। ठीक, प्राण का अर्थ होता है वायु। जिस वर्ण से बोलने के लिए भीतर से कम वायु की आवश्यकता होती है, अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक, वर्णों के प्रथम, दूसरे, तीसरे वर्ण और यण, यरलव यानी यण प्रत्याहार, यरलव का बाह्य प्रत्यय क्या होता है? अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण होता है। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण का अर्थ होता है अधिक, यानी कि मुख से बोलने में अधिक श्वास लगती है, वह क्या कहलाती है? महाप्राण कहलाती है। ठीक, जिस वर्ण को बोलने के लिए अधिक वायु निकालना पड़े तो वह क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। और वर्गों के दूसरे, चौथे वर्ण होते हैं और सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं शशः, और दूसरे और चौथे वर्ण क्या कहलाते हैं? हमारे महाप्राण कहलाते हैं। दूसरे और चौथे कौन से होते हैं? जैसे क वर्ग के अंतर्गत, क वर्ग के अंतर्गत दूसरे आ जाते हैं हमारे ख, और आता है घ। ठीक, क्या आता है? ख और घ। यह ऐसे ही च वर्ग के अंतर्गत इसी तरीके से देखने हैं आपको दूसरा और चौथा। ठीक, और उसके बाद सल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं शशः, यह दिख जाए आपको तो क्या होगा? महाप्राण होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो इस वजह से थोड़ी सी पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक, संस्कृत में संज्ञा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, लेकिन आपको याद रखना है कि ज़िंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिल जाती है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।